Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing on economics MCQ type questions. We have seen two series of economics objective type questions. This is our third series of economics. अगर आप उन दोनों सीरीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन दोनों भी सीरीज़ की लिंक दी हुई है, जहां पर जाकर आप उन सीरीज़ को पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ साथ ही कई सारे अकाउंटिंग और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पर भी मैंने MCQ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई हुई है, जिसे मैंने मेरी चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर जाकर उन सारी सीरीज़ को आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स की थर्ड सीरीज़ को हम शुरू करते हैं और हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल प्रॉफिट्स आर कंसिडर्ड एज सोशल कॉस्ट्स, इम्प्लिसिट कॉस्ट्स, एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स, बोथ B एंड C। नॉर्मल प्रॉफिट्स को क्या कंसिडर किया जाता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं। Option D, both B and C is the correct answer. Next question. A profit maximizing monopolist in two separate markets will always charge a higher price in the market where he sells less, always charge a higher price in the market where he sells more, charge the same price in both markets, adjust his sales in the two markets so that his marginal revenue in each market just equals his aggregate marginal cost. अब अगर कोई मोनोपोलिस्ट है और वो टू सेपरेट मार्केट्स में डील कर रहा है तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे रहेगा? तो वो एडजस्ट करेगा उसकी सेल्स को दोनों मार्केट में जिसमें उसकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है हर मार्केट की वो इक्वल हो जाए उसकी एग्रीगेट मार्जिनल कॉस्ट के साथ। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next, increasing returns imply external economies, diminishing cost per unit of output, optimum use of capital and factor, constant average cost. अब increasing return क्या imply करता है? Increasing return imply करता है कि हमारी जो output की cost है वो cost per unit जो है वो कम हो रही है, diminish हो रही है। इसके लिए option B is the correct answer. Next, all of the following curves are U-shaped except the average cost curve, the average fixed cost curve, the average variable curve, the marginal cost curve. इनमें से सभी कर्व जो है वो U शेप होते हैं, सिर्फ एक कर्व जो है वो U शेप नहीं होता, वो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है वो U शेप नहीं होगा क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। External economies are witnessed in a falling demand curve, a rising demand curve, a falling supply curve, a rising supply curve. एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो होती है वो विटनेस करती है हमारी सप्लाई कर्व को। जब भी हमारा सप्लाई कर्व फॉल होता है तो उसके पीछे एक्सटर्नल इकोनॉमी का इम्पैक्ट होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बाय नॉर्मल प्रॉफिट्स इज मीन्ड the surplus profit made by the least efficient firms, the payment made to the marginal entrepreneur for his abilities, the profit made by the marginal entrepreneur in a normal year, the payment needed to keep an entrepreneur in an industry. अब जो नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं उस नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर है उस एंटरप्रेन्योर को पेमेंट रखना ज़रूरी होता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अ सिंगल मोनोपोलिस्ट एंजॉइंग इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ऑपरेटिंग अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इट मे बी सेड दैट both price and output will rise, price will increase and output will fall, price will increase but the effect on output will be indeterminate, output will fall but effect on price will be indeterminate. अगर एक सिंगल मोनोपोलिस्ट है जो इंटरनल इकोनॉमी को एंजॉय कर रहा है और अगर उसे हम रिप्लेस कर दे लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स के साथ जो ऑपरेट कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा?
तो इसमें जो प्राइसेस है वो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, लेकिन उनका जो इफेक्ट होगा आउटपुट पर वो हमें डिटरमाइन नहीं करने आएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन ऑल फॉर्म्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन द एग्रीगेट रेवेन्यू कर्व फेसिंग द इंडिविजुअल स्लोप्स हॉरिजॉन्टली, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, वर्टिकली। अब जो सारे फॉर्म्स होते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में, जिसमें एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वो इंडिविजुअल स्लोप को फेस करता है, वो डाउनवर्ड होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस? इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का इनमें से कौन सा अजम्पशन है? तो इसमें ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का वन ऑफ द अजम्पशन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस विल बी हायर इन द मार्केट वेयर डिमांड इज हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, लेस इलास्टिक, नन ऑफ द अबव। अब जो मार्केट है, मार्केट में अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें हम, तो प्राइसेस जो है वो हायर हो जाते हैं और डिमांड जो है वो डिमांड लेस इलास्टिक हो जाती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मोनोपोली मार्केट an upward shift in the market demand results in a new equilibrium with a higher quantity and a lower price, a higher quantity and the same price, a higher quantity and higher price, all of the above। अब मोनोपोली मार्केट में अगर डिमांड में अपवर्ड शिफ्ट अगर देखने को मिलता है तो वहाँ पर जो इक्विलिब्रियम आएगा वो इक्विलिब्रियम कहाँ पर देखने मिलेगा? तो इक्विलिब्रियम हायर क्वांटिटी के साथ और लोअर प्राइसेस के साथ भी दिखेगा, हायर क्वांटिटी और सेम प्राइस के साथ भी दिखेगा, और हायर क्वांटिटी एंड हायर प्राइस के साथ भी दिखेगा। क्योंकि हम मोनोपोली मार्केट में बात कर रहे हैं तो अपवर्ड शिफ्ट जो आएगा मार्केट डिमांड में इन सारे केसेस में देखने मिलेगा। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। Next, government regulation is important because government uses scarce resources, regulation reduces public sector employment, produces most of society's services output, produces most of society's material output। अब जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट यूज करता है स्केर्स रिसोर्सेज को। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, price control is one of the monopoly regulation which is most advantageous for the customer, for the government, for producer, for seller। अब मोनोपोली में जो रेगुलेशन होता है प्राइस कंट्रोल का वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होता है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि मोनोपोली में सारी पावर्स प्रोड्यूसर्स के हाथ होते हैं और उसमें अगर प्राइस कंट्रोल का रेगुलेशन नहीं रहा तो कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है। सो ऑप्शन बी द कंज्यूमर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the units of factor increases, marginal revenue productivity of a factor will fall or diminish, will have no change, will rise or increase, none of the above। जब भी हमारे जो यूनिट्स ऑफ फैक्टर इंक्रीज करते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है प्रोडक्टिविटी का वो विथ अ फैक्टर वो फॉल हो जाता है या फिर डिमिनिश हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो फॉल होती जाएंगी, डिमिनिश होती जाएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड द इनकम इफेक्ट पार्शियली ऑफसेट्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, is equal to the substitution effect, reinforces the substitution effect, more than offset the substitution effect। अगर इनकम का इफेक्ट अगर हम देखा जाए और इन्फीरियर गुड्स के साथ अगर हम इनकम को कंपेयर करें, इनकम के इफेक्ट को कंपेयर करें तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है? तो जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी तो वो पार्शियली ऑफसेट कर देगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू इन्फीरियर गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, isoquants refer to an equal quantity curve of a consumer, the production indifference curve, another name of indifference curve, an equal cost curve of a produce। isoquant किस लिए रेफर करते हैं? तो isoquant होता है प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट is considered to be negligible and thus ignored,
is charged along with the price of the commodity, is considered to be vital for the calculation of total cost, excluded from the prime cost. अब परफेक्ट कंपटीशन में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसे कंसिडर्ड किया जाता है नेग्लिजिबल और वो इग्नोर भी की जाती है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, if a demand curve exhibits unit elasticity for all prices, the marginal curve is identical with it, lies below the demand curve, is identical with the x-axis, is identical with the y-axis. अब जो डिमांड कर्व होता है हमारी यूनिट इलास्टिसिटी में और जहाँ पर सारी प्राइसेस हैं उसमें मार्जिनल कर्व जो है वो मार्जिनल कर्व आइडेंटिकल होता है हमारी एक्स एक्सिस के साथ. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which is the best definition of the marginal firm? The firm with lowest costs, the firm with the large profit, the firm which makes only normal profit, the firm which equates its marginal cost with marginal revenue. अब marginal firm की best definition क्या होगी? तो marginal firm जो होती है वो firm होती है जहाँ पर सिर्फ normal profit ही किए जाते हैं. So option C is the correct answer. Next, the share of revenues paid to suppliers does not depend upon relative productivity, resource scarcity, input market competition, output market competition. अब जो शेयर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं जो सप्लायर्स को पेड किए जाते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? तो वो डिपेंड होते हैं आउटपुट पर मार्केट की कंपटीशन में. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, the term managerial economics also refers to principles of management, management accounting, applied economics, consumer behavior. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो रेफर करते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए भी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, रीजन्स फॉर चेंज इन डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड इज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन पॉपुलेशन, चेंज इन फैशन एंड कस्टम्स, चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, ऑल ऑफ द अबाउ. तो डिमांड में जो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं उसके ये सारे के सारे रीजंस है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन में चेंज हो जाए, फैशंस में चेंज हो जाए, इनकम में अगर कंज्यूमर के चेंज हो जाए, कस्टम्स में चेंज हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, बाय प्रॉफिट्स द अकाउंटेंट मीन्स टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स, इम्प्लिसिट कॉस्ट्स, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, नन ऑफ द अबाउ. अब प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू में से क्या माइनस होगा तो प्रॉफिट आएगा. तो टोटल रेवेन्यू में से अगर हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट रहेगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन क्राइटेरियन ऑफ indivisibility of a good is that the good should be equally available to all the members of society. Financing of the good is through public expenditure. The principle of exclusion does not apply. All of the above. अब जो indivisibility का मेन क्राइटेरियन जो है गुड्स के साथ उसमें क्या आता है? तो उसमें ये चीज़ आती है कि गुड्स इक्वल होने चाहिए, इक्वली अवेलेबल होने चाहिए सोसाइटी के मेंबर्स के लिए. उसी के साथ साथ जो फिनांसिंग होती है हमारी गुड्स की वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू होनी चाहिए, और जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन होता है उसे अप्लाई नहीं करना चाहिए. तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं. इसके लिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, स्ट्रेटेजिक अलायंस. अब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई पार्टनरशिप हो तो उसे जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, मॉनिटरिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ द अबाउ. फिस्कल पॉलिसी में ये सारी चीज़ें की जाती हैं जिसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर को मॉनिटर किया जाता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का एक इंस्ट्रूमेंट भी इसे कहा जाता है, और टैक्सेशन पॉलिसी का फॉर्मेशन भी फिस्कल पॉलिसी में आता है. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन एग्रीकल्चर, होटल, रिटेल ट्रेड, ऑल ऑफ द अबव. अब सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो कहाँ पर देखने मिलती है? तो एग्रीकल्चर में सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, होटल इंडस्ट्री में भी होते हैं, रिटेल ट्रेड में तो अक्सर सोल प्रोप्राइटरशिप देखने मिलते हैं. सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट,
Preference shareholders get a rate of dividend which is fixed, variable, can be fixed or variable, none of the above. अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें डिविडेंड देना कंपलसरी होता है और उन्हें जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिलता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल शेयर्स, क्यूमुलेटिव शेयर्स, रिडीमेबल शेयर्स, ऑल ऑफ द अबाउ. प्रेफरेंस शेयर्स के ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन में आते हैं. रिडीमेबल शेयर्स भी होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव भी होते हैं और सिंपल भी होते हैं. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अंडर द इम्परफेक्ट मार्केट, द मार्केट इन विच फ्यू फर्म्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड ओलिगोपोली. ओलिगोपोली में मार्केट में कुछ ही फर्म्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंक्लूड्स protection from hazardous commodities, right to a competitive price, right to information regarding protection, all of the above. अब जो कंज्यूमर एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं हजार्डियस कमोडिटीज से कंज्यूमर को. उसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव प्राइसेस का भी राइट उन्हें मिलता है और इन्फॉर्मेशन का, राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी राइट उन्हें होता है. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The financing of dash goods is done through public expenditure, private, common, public, artificially scarce goods. तो जो पब्लिक गुड्स होते हैं उनका फिनांसिंग जो होता है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू होता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग एक्सप्लेन्स दैट द प्राइस चार्ज्ड शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. कॉस्ट प्राइस सेट्स द लोअर लिमिट्स फॉर फर्म्स प्राइस. कॉस्ट प्राइस एंश्योर्स द पॉसिबल लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबाउ. अब जो मार्जिनल कॉस्ट होती है प्राइसिंग की वो क्या एक्सप्लेन करती है? तो वो एक्सप्लेन करती है कि जो प्राइस चार्जेस है वो इक्वल होने चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के साथ. उसी के साथ कॉस्ट प्राइस जो है वो लोअर लिमिट में होनी चाहिए फर्म की प्राइस के, और कॉस्ट प्राइस जो है वो इंश्योर करती है पॉसिबल लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को. सो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, the methods of calculating depreciation is or are diminishing balance method, annuity method, सर्विस यूनिट मेथड, ऑल ऑफ द अबव. अब यहाँ पर दी गई तीनों भी मेथड जो है वो उस मेथड से हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली इलास्टिक डिमांड कर्व, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, आइसो इलास्टिक डिमांड कर्व, नन ऑफ द अबाउ. अब जो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है वो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व होता है, क्योंकि जनरली हमें पता है डिमांड कर्व हैज़ अ डाउनवर्ड स्लोप, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. सो अगर वो अपवर्ड स्लोप हो रहा है तो वो एक्सेप्शनल केस में है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फॉल इन प्राइस टेंड्स द डिमांड फॉर गुड्स टू एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ द अबाउ. अगर प्राइसेस में फॉल हो जाए तो उस गुड्स की डिमांड को क्या असर होगा? तो उस गुड्स की जो डिमांड है वो एक्सपांड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इफेक्टिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनलाइजिंग ऑफ एक्सटर्नैलिटी इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट एक्शन, प्राइवेट एक्शन प्रोवाइडिंग करेक्टिव्स, एक्सटर्नैलिटी टैक्सेस, ऑल ऑफ द अबाउ. अब अगर इंटरनेशनलाइजिंग का प्रॉब्लम है और एक्सटर्नैलिटी उसमें इन्वॉल्व है तो उसके लिए इफेक्टिव सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का क्या हो सकता है? तो वो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है उसके ऊपर, या फिर प्राइवेट एक्शन प्रोवाइडिंग करेक्टिवनेस भी काम कर सकता है, और एक्सटर्नैलिटी टैक्सेस भी उसमें आ सकती है. सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर्स में ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज प्राइस इंडाइसेस, क्वांटिटी इंडाइसेस, स्पेशल पर्पज इंडाइसेस. प्राइस इंडाइसेस, क्वालिटी इंडाइसेस, स्पेशल पर्पज इंडाइसेस. प्रोडक्ट इंडाइसेस, क्वांटिटी इंडाइसेस, स्पेशल पर्पज इंडाइसेस. प्रोडक्ट इंडाइसेस, क्वालिटी इंडाइसेस, स्पेशल पर्पज इंडाइसेस. इंडेक्स नंबर्स जो है वो ब्रॉडली क्लासीफाई होते हैं हमारी प्राइस, क्वांटिटी और स्पेशल पर्पज इंडाइसेस में. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हेन विथ अ राइज इन प्राइस द टोटल आउटले फॉल्स, or with a fall in price the total outlay rises.
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 इन दिस केस। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जब भी प्राइसेस राइज होती है तो आउटले फॉल हो जाता है, या फिर जब भी प्राइसेस फॉल हो जाती है तो आउटले राइज हो जाता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर होती है 1 से। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, specific organizational goals of firms are maximization of profit, reasonable profit target, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के जो फर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो गोल्स होते हैं, स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, वो ये सारे के सारे हैं, जिसमें हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, रीजनेबल प्रॉफिट टारगेट के बारे में भी सोचते हैं, और सेल्स रेवेन्यू के मैक्सिमाइजेशन के बारे में भी सोचते हैं। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। So friends, in this way we have completed our third series here, in which we have discussed various problems of economics along with their answers. ये सारी सीरीज मैं आपके लिए ला रही हूँ जो बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, साथ ही साथ बीए और एमए की स्टूडेंट्स को भी बेनिफिशियल होगी। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सारी सीरीज़ को पढ़िए और साथ ही साथ आपके दोस्तों के साथ और नीडी स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे मेरी नेक्स्ट सीरीज़ में, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और कई क्वेश्चंस के साथ हम स्टडी करेंगे, हमारी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स मीट इन अवर फोर्थ सीरीज वेरी सून। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।